हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के लिए न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, न्यूक्लिक अम्ल और उपापचय। ठीक है, तो हम लोग अध्याय 9 जैविक अणु अभी स्टडी कर रहे हैं। हमारा चल रहा है अध्याय 9, जिसमें आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल अर्थात न्यूक्लिक एसिड जिसको कहा जाता है। और इसके अलावा हम लोग एक और टॉपिक उपापचय। तो ये दो टॉपिक आज के लेक्चर में कवर होने वाला है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, प्रोटीन्स की संरचना डिस्कस की थी, प्रोटीन्स क्या होता था। ठीक है, और आज के लेक्चर में न्यूक्लिक अम्ल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग न्यूक्लिक अम्ल। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड है या न्यूक्लिक अम्ल है, इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक माइखर। फ्रेडरिक माइखर ने क्या की थी? सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी और इसे एक नाम दिया था न्यूक्लीन। कौन सा नाम दिया था इसे? न्यूक्लीन का नाम दिया था। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। तो अब बात कर लेते हैं कि ये न्यूक्लिक अम्ल पाया कहाँ पे जाता है और ये होता क्या है। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल में दो प्रकार के अम्ल होते हैं या दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है ना। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड किसका फुल फॉर्म होता है? डीएनए का। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए का फुल फॉर्म है और ये आरएनए का फुल फॉर्म है। अब ये न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए और आरएनए पाए कहाँ पे जाते हैं? तो इसको देखिए, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। मान लीजिए यह किसका डायग्राम है? यह संरचना कोशिका की है और इस कोशिका में यहाँ पे केंद्र में होता है केंद्रक। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो डीएनए होता है, अगर सुकेंद्रीय कोशिकाएं हैं तो यहाँ पे केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पे पाया जाएगा? केंद्रक के अंदर पाया जाएगा। लेकिन जो आरएनए होता है, तो चलिए आरएनए को मैं काले रंग से बना देता हूँ। तो आरएनए केंद्रक के अंदर और कोशिका द्रव्य दोनों स्थानों पर पाया जाता है। तो ये हो गया आरएनए। कहाँ पे पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों स्थानों में पाया जाएगा आरएनए। और डीएनए कहाँ पे? डीएनए केवल केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, और यह क्या है? केंद्रक है। ठीक है ना, या केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं। ये दोनों की स्थिति है। अगर कोई मान लीजिए जीवाणु कोशिका है तो इस तरह से इसकी संरचना होगी। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो इसके कोशिका द्रव्य में ही क्या होते हैं? ऐसे डीएनए और आरएनए उपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में, सुकेंद्रकीय कोशिका में डीएनए कहाँ पे होता है? केंद्रक में होता है या न्यूक्लियस में होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो केंद्रक में डीएनए और आरएनए पाए जा रहे हैं या यह जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, यह कैसा, इसका कार्य क्या होता है और ये होता क्या है। ठीक है, देखिए, अगर हम न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे हैं या एसिड की बात कर रहे हैं, तो एसिड पे कौन सा चार्ज होता है? आप लोग जानते हैं, निगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए या आरएनए पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और डीएनए या आरएनए करते क्या हैं? डीएनए और आरएनए करते क्या हैं? तो अगर हम बात करते हैं डीएनए की, कि डीएनए का कार्य क्या होता है, तो डीएनए क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, यह केवल आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। और अगर आरएनए की बात कर रहे हैं तो आरएनए क्या काम करता है? देखिए,
आरएनए आनुवांशिक कुछ जो वायरस होते हैं जैसे HIV और TMV वायरस, ठीक है, इनमें क्या होता है, किसमें, HIV में और TMV में, और भी ऐसे वायरस हो सकते हैं जिसमें आरएनए क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो सभी में तो नहीं, लेकिन कुछ विषाणुओं में क्या होता है, जो आरएनए है वह आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, समझ में आया, HIV में और TMV में। इसके अलावा आरएनए के और भी बहुत सारे काम होते हैं। जो आरएनए होता है वह एंजाइम की तरह कार्य करता है, और जो आरएनए से बना एंजाइम होता है उसे राइबोजाइम कहा जाता है। क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। ठीक है, किससे बना होता है, आरएनए से बना होता है। इसके अलावा जो आरएनए होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है ट्रांसफ़र आरएनए, और एक होता है आरएनए या राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, सबका क्या होता है, अलग अलग कार्य होता है। क्या कार्य होता है, देखिए, मैसेंजर आरएनए को संदेशवाहक आरएनए कहते हैं, संदेशवाहक आरएनए। और यह क्या करता है, यह केंद्रक से सूचना को लेकर के कहाँ पे आता है, कोशिका द्रव्य में आता है। इस पे क्या होते हैं, प्रोटीन निर्माण के लिए कोडान्स होते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो अम्लों को पकड़ करके लाता है राइबोसोम्स के पास, जहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, आरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए, यह राइबोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आया, आरएनए क्या करता है, राइबोसोम्स का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये आरएनए के कार्य होते हैं। और कभी कभी जो आरएनए होता है वह एंजाइम की तरह भी कार्य करता है, तो हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम। ठीक है, या कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। तो ये आरएनए के क्या थे, कार्य थे, या डीएनए के कार्य थे, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल के कार्य थे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है इसकी संरचना क्या होती है, ये कैसे बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए संरचना कैसी होगी। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि एसिड है, एसिड का मतलब अम्ल। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल की संरचना की बात करते हैं या रासायनिक संरचना। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं यह क्या होते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, अब पॉली न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है न्यूक्लियोटाइड्स बहुत अधिक संख्या में होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड के या टाइड्स का बहुलक होता है। कौन, न्यूक्लिक अम्ल, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, वह क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। अर्थात बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, एक बहुलक बनाते हैं, जिसको न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है या डीएनए या आरएनए कहा जाता है। ठीक है तो जो डीएनए या आरएनए है क्या है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है, या न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। तो आगे देखते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है। देखिए, जो न्यूक्लियोटाइड होता है यह 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है, 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। देखिए कौन कौन सा, पहला होता है नाइट्रोजनी समाक्षार, या इसको नाइट्रोजनस बेस कहिए या नाइट्रोजनी समाक्षार। ठीक है, और दूसरा होता है पेंटोज शर्करा।
ठीक है। दूसरा क्या होता है, पेंटोज शर्करा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है, तीसरा होता है फास्फोरिक अम्ल। तीसरा क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजनी समाक्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं यह होते क्या हैं। देखिए नाइट्रोजनी समाक्षार नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन युक्त विषम चक्री, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन हो गया तो विषम चक्रीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। कैसे पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सर। तो ये नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय पदार्थ हैं और सामान्यतः यह जो नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पायरिमिडिन्स, ठीक है। ये क्या होता है, हाँ, तो हमने कहा कि जो नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडिन। दूसरा क्या होता है, पायरिमिडिन, ठीक है। अब ये दोनों जो नाइट्रोजनी समाक्षार हैं इसमें देखिए दो होते हैं और इसमें तीन होते हैं, ठीक है। इसमें आपका आता है जो प्यूरिन है इसकी क्या प्रॉपर्टी है, जो पैरिमिडिन है इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो प्यूरिन होता है यह 9 मेंबर्ड, कितने, 6 मेंबर की रिंग होती है या संरचना होती है, ठीक है। और लेकिन जो पायरिमिडिन होता है यह 9 मेंबर और ये कितने, 6 मेंबर की संरचना होती है या रिंग होती है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा कर देता हूँ जिसको देख कर के आप आसानी से समझ पाएंगे कि प्यूरिन की संरचना कैसी होती है और पायरिमिडिन की संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये संरचना आप देख रहे हैं, ये संरचना किसकी है, ये संरचना होती है प्यूरिन की होती है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी जो संरचना है पायरिमिडिन की संरचना, यहाँ पे देखिएगा पायरिमिडिन की संरचना कैसी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आसानी से आप इस तरह से समझ सकते हैं डायग्राम के थ्रू। ये जो स्ट्रक्चर है, सॉरी, ये आप लोगों का डायग्राम थोड़ा उल्टा हो गया। जो पायरिमिडिन होता है यह क्या होता है, 6 मेंबर की संरचना होती है। जो प्यूरिन होता है ये 9 मेंबर की होती है। एक्चुअली ये डायग्राम उसमें बन जा रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुल कितने मेंबर्ड हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मेंबर्ड। इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर, तो यह क्या होती है, 6 मेंबर की संरचना होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो प्यूरिन होता है इसमें कौन कौन से नाइट्रोजनी समाक्षार आते हैं, दो आते हैं, एडेनिन आता है और कौन आता है, ग्वानिन आता है। नाम सुना होगा आप लोगों ने, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। तो इसमें एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। लेकिन अगर पायरिमिडिन की बात करते हैं तो इसमें 3 आते हैं। एक आता है थायमिन, दूसरा आता है साइटोसिन और तीसरा आता है यूरेसिल, ठीक है। तो ये 3 क्या होते हैं, नाइट्रोजनी समाक्षार आते हैं पायरिमिडिन में, ठीक है। अगर डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में क्या होता है कि डीएनए यहाँ पे देखेंगे, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में क्या होता है, एडेनिन होता है, ठीक है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है और थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल हो जाता है। थायमिन के प्लेस पे यूरेसिल हो जाता है। तो ये होता है डीएनए में अंतर और आरएनए में, जिसमें क्या होगा, थायमिन के प्लेस पे यूरेसिल पाया जाएगा आरएनए में, ठीक है। तो यहाँ तक जो नाइट्रोजनी समाक्षार है ये समझ में आ गया। आगे देखिए जो पेंटोज शर्करा है इसकी संरचना कैसी होती है।
तो देखिए जो पेंटोज शर्करा होती है यह 5 कार्बन की शर्करा होती है। कितने कार्बन की? 5 कार्बन की बनी होती है। ठीक है, समझ में आया? 5 कार्बन से बनी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पेंटोज शर्करा कहते हैं। ठीक है, और यह जो शर्करा होती है राइबोज, या अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, और ये शर्करा कौन सी होती है? राइबोज। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। तो इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में चलिए आपका यहाँ पे लिख देता हूँ। थायमीन है और साइटोसिन है और यूरेसिल है। चलिए यहाँ पे देखिए संरचना। तो ये संरचना होती है राइबोज शुगर की। किसकी? राइबोज शर्करा की। पेंटोज शर्करा कौन सी होती है? राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो राइबोज होगी या डीऑक्सीराइबोज। चलिए, तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या अंतर होगा यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे होता है H, OH H। ठीक है, OH, यहाँ पे होता है H, यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे क्या होता है? CH2OH होता है। ठीक है ना, समझ में आया? देखिए बड़ी आसान सी संरचना है 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहला कार्बन होता है, ये दूसरा कार्बन। तो अगर क्या हो, ये देखिए ये राइबोज शर्करा है। कौन सी शर्करा है? राइबोज शर्करा। अगर यहाँ से ये ऑक्सीजन निकाल दिया जाए, ठीक है, डीऑक्सीजनेशन कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगी? यह डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो जाएगी। इस ऑक्सीजन को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा? सेकंड पोजीशन से निकाल दिया जाएगा, तो यह डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो जाएगी। ठीक है, डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, या राइबोज शर्करा। आगे देखिए फास्फोरिक अम्ल क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल की संरचना कैसे होगी? ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? H3PO4 होता है। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक फॉस्फेट से क्या होता है? 3 OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है और एक ऑक्सीजन एटम। दिस इज द स्ट्रक्चर। यह संरचना किसकी है? फास्फोरिक अम्ल की संरचना होती है। ये तीनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? डीएनए या आरएनए बनाते हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो ये तीनों पदार्थ किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं। अब ये आपस में किस प्रकार से जुड़ेंगे और कैसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करेंगे? तो आइए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना देखते हैं कैसे बनती है। ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए, रफ कर दिया जाए। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। तो बहुत ही आसान है, 3 ही पदार्थ हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और फिर न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक बना देंगे। तो बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो शुगर है। क्या है? शुगर है। ठीक है, तो मान लीजिए यह क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है। कौन सी शर्करा है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो यहाँ पे क्या होगा? H, यहाँ पे क्या होगा? H, OH, और यहाँ पे H, यहाँ पे होगा CH2OH। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पे हो जाएगा OH। ये शर्करा है। अब यह क्या करती है? नाइट्रोजनी समाक्षार के, ये पहला कार्बन, इसका शर्करा का पहला कार्बन नाइट्रोजनी समाक्षार के, ठीक है, अगर वो प्यूरिन है मतलब 9 मेंबर का है तो किससे जुड़ेगा? 9 नंबर के नाइट्रोजन से। लेकिन अगर वह पायरीमिडीन है तो पहले नंबर के, या ठीक है कौन से? पहले नंबर के नाइट्रोजन से जुड़ता है। तो यहाँ पे यह जाकर के किससे जुड़ती है और कौन सा बंध बनाएगी? ग्लाइकोसिडिक बंध बनाने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलिए डायग्राम बना देता हूँ जिससे आप लोग बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर दिख रहा है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो यह प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, या तो एडेनिन हो सकता है या ग्वानिन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, चलिए डबल बॉन्ड को इसको छोड़ दीजिए ये सब।
अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 9वें नंबर का नाइट्रोजन है, इस पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है इसके पास, तो यहाँ से जो H और OH हैं ये वाटर के रूप में क्या होते हैं, जल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और एक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड? कंडेंसेशन बॉन्ड बन जाता है, एक संघनन बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? यह बॉन्ड कौन सा होता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, और यह किसके बीच में बनता है? शुगर और नाइट्रोजनी समक्षार के बीच में बनता है। ठीक है, अब ये जो संरचना बनती है, इस संरचना को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। तो शुगर और प्लस क्या जोड़ दिया जाए? फॉस्फेट को जोड़ दिया जाए तो यह क्या कहलाता है? यह न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इससे जो फास्फोरिक अम्ल है वह कहाँ पे जुड़ता है? तो यह जो शुगर होता है, जो शर्करा होती है, इसके 5वें कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या जुड़ने वाला है? फास्फोरिक अम्ल जुड़ने वाला है या जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया OH और यहाँ पे हो गया OH, ये फास्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसका देखिए ये जो OH ग्रुप है यह इसके साथ क्या होगा? OH के साथ ज्वाइंट होगा, तो इसका जो OH है यह रिलीज हो जाएगा। इसका क्या होगा? O रहता है, इसका फास्फोरस का केवल H आता है, तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा? H2O रिलीज होगा और इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, फास्फोइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन जाता है? फास्फोइस्टर बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ से H2O रिलीज होगा तो बॉन्ड कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन होगा बीच में और यहाँ पे ये बॉन्डिंग होगी इनके बीच में, ऐसे ऐसे। ये कौन सा बॉन्ड है? H2O रिलीज हो गया यहाँ पे। अब ये जो बॉन्ड होता है इसको कहते हैं फास्फोइस्टर बॉन्ड, फास्फोइस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब यह जो एक संपूर्ण संरचना बन गई, इस संपूर्ण संरचना को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड, अर्थात शुगर प्लस फास्फेट प्लस शुगर प्लस, सॉरी यहाँ पे फास्फेट मैंने लिख दिया था, शुगर प्लस ये नाइट्रोजिनस बेस रहेगा। ठीक है, ये नाइट्रोजिनस बेस है ना, जिसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और यहाँ पे क्या होगा? शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस था, दोनों न्यूक्लियोसाइड कह जाएंगे, प्लस इसमें क्या ऐड कर दीजिए? फास्फेट। तो तीनों मिलकर के क्या बना देते हैं? न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। ठीक है, समझ में आया ना? देखो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस मिलकर के न्यूक्लियोसाइड, और इसके साथ जब फास्फेट भी ऐड हो गया तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब यही न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, यही न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं, अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, मीन्स DNA या RNA बना देते हैं। ठीक है ना? तो अब देखिए ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते कैसे हैं? तो एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसी तरह से क्या होगा? इसके नीचे होगा। ठीक है, तो चलिए मैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पे, और ये हो जाएगा POOH, यहाँ पे हो गया OC। ठीक है, तो दिख रहा होगा आप लोगों को डायग्राम सही से, ऑक्सीजन है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए कार्बन हो गया ठीक है, तो मैं सिंपली ड्रॉ कर देता हूँ OH। ठीक है, H यहाँ पे H, और फिर इससे क्या होगा? एक मान लीजिए यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ? दूसरा न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजिनस बेस ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 9 मेंबर का ऐड किया था, यहाँ पे चलिए 6 मेंबर वाला नाइट्रोजिनस बेस क्या करता हूँ? ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 6 मेंबर का नाइट्रोजिनस बेस हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना? तो अब ये जो इसका जो OH है यह इसके साथ क्या होगा? बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, यहाँ से OH रिलीज होगा, यहाँ से H रिलीज होगा, तो वाटर के फॉर्म में यह क्या होगा?
रिलीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये फास्फोस्टर बॉन्ड बना था किस नंबर पे, 5वें कार्बन के। अब इसके तीसरी कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये एक्टिव होता है, फ्री रहता है। यहाँ से क्या होता है, देखो और कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इस यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें। तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से फास्फेट का OH ग्रुप क्या होता है, जुड़ जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे फर्दर या पुनः दोबारा क्या होता है, एक कौन सा, फास्फोस्टर बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो अब ये दोनों बॉन्ड एक साथ क्या कहलाएंगे, ये दो बॉन्ड फास्फेट से जुड़ गया तो दोनों बंधों को क्या कहते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि दो बन गए, कितने बन गए, स्टर बॉन्ड दो बन गए, इसलिए क्या होगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। ठीक है ना, दो बॉन्ड बन गए। तो इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ता रहता है एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, किस पोजीशन पे, तीसरे कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, और क्या होता है, एक लंबी श्रृंखला बनती रहती है। समझ में आया ना, तो एक लंबी श्रृंखला क्या होती है, बन जाती है, और इसी श्रृंखला को क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में दो श्रृंखलाएं एक दूसरे से क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से। ठीक है, और अगर आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में क्या होता है कि आरएनए क्या होता है, एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है इस तरह से। ठीक है, जो क्वाइल्ड हो सकती है लेकिन सिंगल श्रृंखला होती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन नहीं रहता है, यूरेसिल। डीएनए डबल स्ट्रैंड होगा, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। जब डबल स्ट्रैंडेड होता है तो एडेनिन और ग्वानिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध बनते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, या डीएनए या आरएनए की श्रृंखला होती है, जो क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अब ये न्यूक्लिक अम्ल का टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है उपापचय की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको रफ कर दिया जाए। नेक्स्ट उपापचय, तो आप लोग डायग्राम बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर डायग्राम बना करके प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद हो जाता है, और अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न है तो वह भी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम बना के प्रैक्टिस किया कीजिए, और रिवीजन करना मस्ट होता है बायोलॉजी में। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो सब भूल जाएगा, रिवीजन करेंगे तभी याद रहेगा। ठीक है, तो रिवीजन कीजिए और डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट उपापचय, उपापचय को क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म देखिए क्या होता है। तो कोई भी जीवधारी है या कोशिका है, उस कोशिका के अंदर या जीव के अंदर निरंतर हमेशा लगातार हजारों की संख्या में अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवों के शरीर में क्या होती हैं, बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, हजारों। ठीक है, तो जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को या इन्हीं सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, उपापचय कहा जाता है या मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहा जाता है किसको, जीवों या कोशिका में होने वाली सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं किसके सहायता से होती हैं, मुख्य रूप से एक उत्प्रेरक की सहायता से होती हैं। तो इनके लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, और वह उत्प्रेरक क्या होता है, कोशिकाओं में एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं एंजाइम के द्वारा कैटलाइज्ड की जाती हैं या उत्प्रेरित की जाती हैं, और वहाँ पे एंजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, अर्थात अभिक्रिया की दर को कई गुना बढ़ा देता है, 1000 गुना बढ़ा देता है, या बहुत कई बार, मेनी टाइम्स। ठीक है, क्या करता है, एंजाइम्स अभिक्रिया को दर को बढ़ा देता है। और जो एंजाइम्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। तो सभी एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन के ही बने होते हैं। देखिए, जो उपापचय अभिक्रियाएं हैं यह 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। यह मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है। एक होता है उपचय और दूसरा होता है अपचय। दूसरा क्या होता है, अपचय। ठीक है, उपचय को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म।
और अपचय को बोला जाता है एनाबोलिज्म। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म कहते हैं। देखिए उपचय में क्या होता है, ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। क्या होता है? जटिल अणुओं को जटिल या बड़े, ठीक है, अणुओं को क्या किया जाएगा? सरल अणुओं में तोड़ा जाएगा। किसमें? सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, सरल अणुओं में तोड़ दिया जाएगा या ब्रेक कर दिया जाता है, जटिल से सरल अणुओं में। ठीक है, और इस अभिक्रिया में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात यह एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होती है। तो इसमें क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है, और यह क्या करती है? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है या विघटित कर दिया जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? उपचय कहते हैं या कैटाबोलिज्म कहते हैं। ठीक है, उपचय या कैटाबोलिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? श्वसन। ठीक है, जो कोशिकीय श्वसन होता है इसमें क्या किया जाता है? ग्लूकोज का विघटन किया जाता है और क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है, जो कि क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो श्वसन अभिक्रिया क्या होती है? एक उपचय अभिक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है? जो ग्लूकोज है उसको सरल प्रकार के अणु कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा जाता है। ठीक है, H2O में तोड़ा जाता है और क्या मुक्त होती है? एटीपी या ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है वह है अपचय। इसमें क्या होगा? इसमें जो सरल अणु होते हैं, सरल अणुओं को मिला करके क्या किया जाता है? जटिल अणु बनाए जाते हैं, जटिल और बड़े अणु बनाए जाते हैं। किसको मिला करके? सरल अणुओं को मिला करके जटिल और बड़े अणु बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है इस अभिक्रिया में। समझ में आया? एक में ऊर्जा मुक्त होती है, दूसरे में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सरल से जटिल अणुओं का निर्माण किया जाएगा। एग्जाम्पल इसका देखिए क्या होगा? बेस्ट एग्जाम्पल इसका है फोटोसिंथेसिस, अर्थात प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। और आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या किया जाता है? जो जल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको मिला करके क्या बनाया जाता है? फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना दिया जाता है। CO2 प्लस H2O को मिलाकर क्या बना जाएगा? C6H12O6 बना दिया जाता है, ग्लूकोज बना दिया जाता है। तो यह अभिक्रिया क्या होती है? अपचय होती है या एनाबोलिज्म होता है, एनाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? तो ये था उपापचय। सामान्यतः क्या होता है? अगर जीवों में उपापचय की दर, ठीक है, धीमी होती है तो उनका जीवन काल अधिक होता है, और जिसमें यह दर क्या होती है? अधिक होती है तो उनका जीवन काल कम होता है। ठीक है, जैसे कछुआ है, कछुए का जीवन काल 150 से 300 वर्ष तक होता है और उसका जो उपापचय की दर होती है वह कम होती है। ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। लेकिन अगर हम बात करते हैं कीटों की, तो कीट आकार में छोटे होते हैं लेकिन इनकी जो उपापचय की दर होती है वह बहुत अधिक होती है, जिसके कारण उनका जीवन काल बहुत कम होता है। 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन या 1 माह, इस तरह से कीटों का जीवन काल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, हम लोगों ने आज क्या डिस्कस किया? न्यूक्लिक अम्ल और उपापचय। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।